यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर सीटेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जो एनसीईआरटी अपनी कवर कर रहे हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी आपकी चली हुई है। डेली हम एक चैप्टर यहाँ पर अपना फिनिश करते हैं। तो अब तक हमने जो चैप्टर अपने ऑलरेडी कितने चैप्टर यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, चैप्टर 11 तक हमने यहाँ पर डिस्कस अपने चैप्टर कर लिया है। तो 11 चैप्टर हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नेक्स्ट अपना जो 11 के बाद 12 चैप्टर आपका है वो डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही है तो साइंस यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी आपने कवर कर ली 6 to 8 तक जो आपको एनसीईआरटी करवाई जा रही है, आपने अगर ये अच्छे से कवर आपने कर ली, अच्छे से आपने यहाँ पर एक एक जो पॉइंट आपको समझाया जा रहा है वो आपने अच्छे से तैयार अगर कर लेते हो आप, तो आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। सेकंड पेपर के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पेपर उठा के देखो फर्स्ट वाले भी, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सेकंड पेपर जो आप एनसीईआरटी करो 6 to 8 उससे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आपको जो एनसीईआरटी है वो अपना बहुत अच्छे से अपनी तैयार करनी है, जिससे आपके सारे जो क्वेश्चन है वो आपके कवर हो जाए। चलिए, अब अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर जो आज का हमारा घर्षण यानी फ्रिक्शन चैप्टर आज हमारा होगा। चलिए, चैप्टर नंबर 12 है हमारा घर्षण। घर्षण यानी फ्रिक्शन। घर्षण यानी फ्रिक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है। कल हमने थोड़ा बहुत इसमें पढ़ लिया था, आज हम इसमें डिटेल में हम जानेंगे कि घर्षण होता क्या है, फ्रिक्शन है क्या। तो घर्षण या फ्रिक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम आज डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि घर्षण। तो घर्षण यानी फ्रिक्शन है क्या। तो इसमें जैसे आपने देखा होगा, आपने ट्रैफिक सिग्नल यानी जो ट्रैफिक सिग्नल आपका आता है जहाँ पर बत्ती आपकी लगी होती है, तो उसी तरह यहाँ पर जो कार है अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा या ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हुए देखा होगा। जैसे आपने देखा होगा जब ट्रैफिक सिग्नल, जब आपकी रेड लाइट आपकी जली होती है, यानी जो लाइट आपकी रेड कलर की रहती है, तो जो ट्रक वाहक होते हैं यानी जो व्हीकल्स वाले होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपनी जो गाड़ी उनकी होती है उसमें ब्रेक लगा लेते हैं, या फिर उसकी जो ये आपका साइकिल को मंद वहाँ पर कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर, जब ब्रेक हम लगाते हैं तो ब्रेक लगाने पर जो वाहन है वो मंद वस्तु जो कि किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ यानी जो सरफेस है उस पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में भी मंद हो जाती है, वह रुक जाती है। तो वो क्यों रुकती है, ये आपके मन में क्वेश्चन कभी आपका बना है। अगला क्वेश्चन है, क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद है किसी चिकने तथा गीले फर्श पर होगा जब भी आवश्यक होता है, आप भी क्यों हो जाते हैं। तो आप भी क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर बना, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका है कि केवल वाहन ही नहीं, जब कोई भी जो व्यक्ति होता है जब बाहरी बल ना लगाया हो, अंततः को कुछ समय पश्चात रुके तो देखा है आपने केले के छिलके पर, केले का जो छिलका होता है जैसे उस पर कदम पड़ते हैं हम क्यों फिसल जाते हैं। ये भी आपका क्या है, यानी वहाँ पर क्यों फिसल हम जाते हैं। तो केले का जो छिलका होता है उसके छिलके पर कदम पड़ते हैं हम क्यों फिसल जाते हैं। किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है। तो क्यों वहाँ पर कठिन होता है। अब आता है आपका घर्षण बल। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है फ्रिक्शन, जो फोर्स आपका होता है। घर्षण बल यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका है चैप्टर, ये आपका हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। पहला पॉइंट है कि मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए, यानी जो मेज होती है, जो टेबल होती है जिस पर कोई भी जो बुक्स होती है, पुस्तक होती है, उसे आपको धीरे से वहां से धकेलना है। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को आपको विपरीत यानी अपोजिट जो डायरेक्शन है उस पर आपको फोर्स लगाना है। तब आपको देखना है कि क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है। क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पुस्तक की जो गति है, जो मोशन था, उसका विरोध करने के लिए उस पर कोई बल या फोर्स लगाना चाहिए। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। तो इसी बल को क्या बोला जाता है, फ्रिक्शन फोर्स आपका बोला जाता है। आपने देखा कि यदि आप बाएं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाएं दिशा में कार्य करता है, यानी जो फ्रिक्शन आपका होता है, अगर हम
जो बाई दिशा आपकी होती है, बाई दिशा में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ग्रेशन क्या होता है, जो आपका ग्रेशन है वो दाई दिशा में आपका हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका होता है। यदि आप दिशा दाई दिशा में बल लगाते हैं तो ग्रेशन बाई दिशा में कार्य करता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, जो फ्रिक्शन होता है, जो ग्रेशन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आपका वर्क करता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये आपका कार्य करेगा। अगला पॉइंट है, दोनों स्थितियों में ग्रेशन पुस्तक की गति का विरोध करता है। दोनों ही सिचुएशन में जो ग्रेशन था, जो फ्रिक्शन था, वो पुस्तक यानी बुक्स का जो मोशन होता है उसका विरोध करता है। ग्रेशन बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। जो ग्रेशन बल होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो हमेशा क्या होता है, वो फोर्स जो होता है तो उस पर लगाया गया जो बल है, जो फोर्स है, उसका क्या करता है, विरोध करता है उसमें। अब आता है नेक्स्ट आपका, इसके बाद अगला जो पॉइंट है कि उपयुक्त जो क्रियाकलाप आपने देखा, एक्सपेरिमेंट आपने देखा, यहाँ पर ग्रेशन बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। मेज के जो पृष्ठ होता है उसके बीच में ये आपका कार्य करता है। अब है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या सभी पृष्ठों पर, जितने भी पृष्ठ आपके होते हैं, क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर भी निर्भर करता है? आइए इसका पता लगाते हैं। जो चिकनापन होता है उस पर भी ये डिपेंड आपका होता है, तो इसका हम पता लगाएंगे। घर्षण को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब है इसमें पहला कि कोई भी आपने ईंट ली, जो ईंट होता है तो ईंट के चारों एक डोरी आपको बांधनी है। क्या करना है, जो ईंट है उसके चारों ओर एक आपको डोरी बांध लेनी है, जो तार आता है वो आपको बांध लेना है। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए, तो ईंट को आपको किसके द्वारा खींचना है, जो कमानीदार जो तुला होती है तो इससे आपको खींचना है इस पे। तो इसमें खींचने के बाद आपको करना है कि आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। क्या, यानी जो फोर्स है वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, जैसे ही जो ईंट होती है वो गति करेगी, मोशन करेगी, तो उस टाइम पर क्या जो मूवमेंट उसमें होती है वो मूव करती है, उस टाइम पर कमानीदार तुला का पाठ्यांक आपको लिखना है। तो जो पाठ्यांक आया उसको आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है आपका जो रीडिंग थी वो आपने नोट कर ली, इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए। फिर क्या करना है, जो ईंट आपने ली है तो ईंट पर आपको जो पॉलीथीन है उसका टुकड़ा आपको लपेटना है और क्रियाकलाप को फिर से आपको रिपीट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार जो तुला है उसके पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? कोई डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई दिया? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? जो अंतर आपने देखा, डिफरेंस आपने देखा, इसका रीजन क्या है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेट कर, जो ईंट है उस पर फिर आपको जो जूट होती है उसका एक टुकड़ा लपेट कर इस जो एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट आपने किया है इसको आपने को रिपीट करना है। फिर पूछा गया कि अब आप क्या पाते हैं, तो आपको अब आप क्या पाया, अब आता है कमानीदार तुला। तो कमानीदार तुला होता क्या है, कमानीदार तुला होता है स्प्रिंग को बैलेंस करना। क्या होता है, ये आपका होता है स्प्रिंग बैलेंस करना, स्प्रिंग बैलेंस। तो इससे पहले हम एक बार जो हमने अभी, चलिए इसकी पिक्चर देख लेते हैं। जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, पहला पॉइंट आता है, पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था पुस्तक वाला था, ने क्या देखा था, जो केले पर जैसे हम छिलका, जो केले का छिलका पड़ा रहता है तो उस पर पैर रखने पर जो हम क्या होते हैं, फिसल जाते हैं, यानी छिलके पर कदम रखते ही वो क्या होता है, गिर पड़ता है। ये आपको यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाई गई है, केले पर के छिलके पर पैर रखते ही ये आपका गिर गया। अगला जो हमारा पिक्चर थी ये था बुक वाला। तो इसमें बुक वाली जो हमने पिक्चर देखी थी, यहाँ पर क्या था, ये आपका जो बुक को था, यानी अपोजिट डायरेक्शन में वो आपका कार्य करता है। जो फोर्स यानी फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आपका चलता है। ये आपका हो गया, दोनों पिक्चर आपकी हो गई, दोनों पिक्चर आपने देख ली। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका था जो ईंट वाला था। तो ईंट में क्या था, ईंट में जो हमने कमानीदार जो तुला आपका था यानी स्प्रिंग को बैलेंस, ये आपका था। यहाँ पर आप पिक्चर यहाँ पर देख सकते हो, तो ये पिक्चर आपको दिखाई गई है, तो इसको आपको मेज़र करना था। तो इसमें क्या है, इसमें जो कमानीदार जो तुला है यानी स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा क्या था, जो ईंट है उसको खींचा जा रहा था, उसको क्या किया जा रहा था, खींचा जा रहा था। और फिर उसका जो वो था वो हमने क्या कर लिया था, मेज़र अपना कर लिया था, यानी माप हमने थी तो वो लिख ली थी। अब आता है अगला पॉइंट इसका कि स्प्रिंग बैलेंस आपका। तो स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है, देखिए इसमें पूरी पिक्चर आपको दी गई है, ये आपकी कंप्लीट जो पिक्चर है ये आपका होता है, यानी स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पर आपको लिखा भी गया है। ये जो कमानीदार तुला होता है
ये इस तरह का आपका दिखाई देता है, यानी इसमें जो वजन आपका होता है वो आपका मेज़र किया जाता है। ये आपने देखा भी होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले आता है जो कमानीदार जो तुला होता है, स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस की हमने पिक्चर देख ली। तो अब आता है कि जो कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। यानी जो कमानीदार तुला होता है, स्प्रिंग बैलेंस आपका होता है, वो डिवाइस है जिससे जो मेजरिंग यानी फोर्स को मेजर करने का आपका एक होता है। यानी इसमें जो आपका बल लगता है उसको हम माप सकते हैं, जो फोर्स आपका लगाया जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है। इसमें क्या होता है, एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। जिसमें बल लगाने पर क्या होता है, ये आपका प्रसार करता है। कमानी के इस प्रसार को माप इसके ऐसा कि पैमाने पर चलने वाला संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। तो जो पैमाना होता है, जैसे आप वजन अपना नोलते हो, वजन जो होता है वो नापते हो, तो उसी तरह का आपका ये होता है। यानी स्प्रिंग बैलेंस आपका होता है जिसमें जो बल आपका लगता है, फोर्स को इसमें मेजर किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट है कि एक्सपेरिमेंट अगर हम इसका करना चाहें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोई भी चिकना फर्श जो होता है या किसी मेज पर कोई अनंत जो आपकी समतल बनाइए, क्या जो है आपको स्मूथ फ्लोर आपका। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको आगे करना है कि इसके लिए आप ईंटों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। अनंत समतल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, यानी रुकने से पहले की जो इसकी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, इस दूरी को आपको फिर नोट कर लेना है। इस दूरी को आपको नोट करना है। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। फिर जो मेज होती है, जो टेबल है, उस पर आपको एक कपड़ा बिछा देना है और यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट ना हो। जो कपड़ा है उसमें क्या नहीं हो, जो क्रीज आ जाती है, सिलवट आ जाती है, वो ना हो। उपयुक्त क्रियाकलाप को फिर से आपको दोबारा करना है। मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर अब क्या करना है, जो मेज है उस पर आपको रेत जो होता है उसकी पतली सी जो लेयर है वो आपको बिछा देनी है। इस क्रियाकलाप को फिर आपको दोबारा से रिपीट करना है। समस्त क्रियाकलाप में जो अनंत समतल का जो ढलान है वो समाप आपको रखना है, यानी समान, यानी सेम आपको जो रखना होगा। अब है आपका अगला, यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम होगी। सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरी भिन्न भिन्न क्यों होती है, इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। अपने परिणाम पर आपको चर्चा करनी है। क्या सेल द्वारा चली दूरी जिस पृष्ठ पर वह चलता है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी जो उसका नेचर होता है उस पर वो डिपेंड करेगी। क्या पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है। जो पेंसिल सेल है उसके पृष्ठ का जो चिकनापन होता है वो भी चली गई जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसको क्या करता है, अफेक्ट आपका करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इसके नेक्स्ट है कि जो इसे आपका क्रियाकलाप था, यह एक्सपेरिमेंट था, तो मैं इस क्रियाकलाप को सेल पर, जो सेल है उस पर रेगमाल का टुकड़ा लपेट कर करूँगा। जो रेगमाल होता है उसका टुकड़ा लपेट कर करूँगा। तो घर्षण जो होगा वो संपर्क में आने पर, या घर्षण जो फ्रिक्शन होता है वो जैसे कॉन्टैक्ट में आने पर दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएँ होती है। यानी अब है आपका अगला पॉइंट कि दो पृष्ठ आपके होते हैं उनकी अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर क्या हो जाती है, धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंधन यानी इंटरलॉकिंग पर पार कर पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ता है। अब है आपका अगला पॉइंट, खुरदरे या रुक्ष पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। तो क्या उस टाइम पर जो घर्षण बल होता है यानी फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा आपका होता है। हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितों के अंतःबंधन को यानी इंटरलॉकिंग के कारण क्या होता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए, ये जो पृष्ठ होते हैं, जो सरफेस आपका, उसको अगर हमने बलपूर्वक आपका दबाया तो घर्षण में क्या होता है, वृद्धि होती है, फ्रिक्शन में ग्रोथ आपकी होती है। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। जैसे आपने घरों में देखा होगा जो चटाई आपकी होती है, तो चटाई पर जब व्यक्ति बैठा रहता है तब आप उसे खींचते हो तो उस पर जो होता है फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर खाली चटाई को आप खींचते हो तब क्या होता है, जो फ्रिक्शन
आपका जो फोर्स वहाँ पर लगाते हो उसमें क्या होता है, वो आपका कम वहाँ पर लगता है। अब है आपका अगला पॉइंट, आपने उसे अनुभव को आपको याद करना है जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या था, सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव आपको करना है। पहला इसमें आता है कि कौन सा कार्य आसान है, तो इसमें कौन सा कार्य आसान है, विराम अवस्था यानी रेस्ट पोजीशन से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। तो इसमें यह कार्य पूछा गया कि कौन सा कार्य यहाँ पर आसान होगा कि जब रेस्ट पोजीशन आपकी होती है, जैसे आप बैठे हो तो बैठने के बाद जैसे आप बैठे हो तो उसी तरह क्या है, जो बॉक्स आपका है वो रेस्ट पोजीशन में होता है, और जब उसमें मूवमेंट हम कराते हैं तो गतिशील कराना या फिर जो गतिशील बॉक्स होता है, जो मूवमेंट कर रहा है बॉक्स, उसी दिशा में उसी डायरेक्शन में उसको सरकाना, आगे को धकेलना। तो कौन सा यहाँ पर इजी आपका होता है। अगला पॉइंट है कि किसी रुकी हुई वस्तु को, कोई भी जो रुकी वस्तु होती है रेस्ट पोजीशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाए जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। कौन सा, जो स्थैतिक घर्षण की ये माप आपकी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके अपोजिट, इसके विपरीत में किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसकी सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से आपका कम होगा, इसलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि घर्षण जो है वो हानिकारक परंतु अनिवार्य है। तो जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन जो है वो हानिकारक होता है लेकिन अनिवार्य है। क्यों, तो इसमें अगला पॉइंट आपका है कि किसी कांच का, कोई भी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसी पकड़े रहना आसान है। तो कोई भी जो कांच का गिलास होता है या फिर जो कुल्हड़ आपका होता है, तो कुल्हड़ में से किसको पकड़ना इजी रहता है, आसान आपका होता है। तो किसे पकड़ना यहाँ पर आसान होगा। चलिए पहला पॉइंट आता है, आपको मान लेना है, सपोज करना है कि कोई गिलास का भारी पृष्ठ चिकना है, यानी आउटर, जो आपका आउटर सरफेस होता है वो कैसा है, चिकना है। आउटर जो सरफेस है वो चिकना है और उस स्थान पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, और उस स्थान पर क्या है, जो तेल, जो आप पकाने वाला जो तेल होता है, ऑयल होता है, उसकी लेयर वहाँ पर चढ़ी हुई है। तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा, बिल्कुल नहीं, अथवा अधिक कठिन हो जाएगा। जरा सोचिए, यदि घर्षण ना हो यानी फ्रिक्शन ना हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रहना संभव हो पाएगा। यह भी आपको याद करना है कि मार्बल के गीले फर्श, जो मार्बल होता है उसका जो गीला फर्श होता है अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या आप घर्षण ना होने की स्थिति में, जब जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन ना होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं। यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते, यानी जब आप पेन या पेंसिल को अपने हाथ में पकड़कर आप उससे लिखते हो तो क्या होता है, यानी फ्रिक्शन की वजह से ही आप वो लिख पाते हो। तो घर्षण जब होता है तो उसी के कारण क्या होता है, जो आपका पेन या पेंसिल होता है वो आपका चलता है। तो फ्रिक्शन ना हो तो आप लिख भी नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आपके शिक्षक चाक से, जो चाक होता है यानी सैमपट पर लिखते हैं, तो सैमपट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ के द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है जो सैमपट से चिपक जाते हैं, और इसी प्रकार सैमपट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना हो तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती थी, ना ही उन्हें रोका जा सकता था, और ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। तो ये सब जो पॉसिबल आपका हो रहा है फ्रिक्शन के कारण आपका हो रहा है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहाँ घर्षण ना हो। अगर कोई भी जो वस्तु होता है, जो ऑब्जेक्ट आपका है वो मूवमेंट में आपका, यानी वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या होता है, यानी जो फ्रिक्शन है वो आपका काम करता है, तभी वो रुकती है। अगला पॉइंट है, आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता। तो जो अगर फ्रिक्शन ना हो तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो जो आप हाउस बनाते हो, घर अपने बनाते हो, वो भी, उसका भी निर्माण आप नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है इसके विपरीत, इसके अपोजिट में जो घर्षण होता है वो हानिकारक भी होता है। फ्रिक्शन क्या है, डेंजरस भी होता है। क्यों? कि घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। तो घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, जो वस्तुएं होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा या सब्सटेंस जो है वो घिस जाता है। चाहे वे पेंच हो, बॉल बेरिंग हो अथवा जूते के सोल ही क्यों ना हो, जो जूते के सोल हमारे होते हैं वो भी घिस जाते हैं। आपने रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर पैदल उपरिपलों की घिसी पिटी सीढ़ियाँ देखी होगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन से हीट भी आपके होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा जो है वो भी उत्पन्न होती है। जैसे आपका जो एग्जांपल है, जब अब विंटर सीजन आपका चला हुआ है, सर्दियों का टाइम है, तो जो अपने हाथ को क्या करते हो, अपने हाथ को, जो आप अपने हाथों को दोनों को क्या करते हो, जब करते ये आपका, तो ये भी जब फ्रिक्शन आप करते हो तो दोनों हाथों को, इसमें भी क्या होता है, जब आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पर हम अपने दोनों हाथों को घिसते हैं, तो दोनों हाथों को जब हम कुछ देर तक घिसते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, फ्रिक्शन, यानी जो हमारे हाथ होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। अब है आपका नेक्स्ट यहाँ पर कि कुछ मिनट तक, देखिए यहाँ पर आपका अगला पॉइंट यही है कि कुछ मिनट तक अपनी हथेली को क्या करना है, तेजी से एक दूसरे के साथ आपको रगड़ना है। तो जब आप रगड़ोगे तो यहाँ पर पूछा गया कि आपको क्या अनुभव होगा। तो जब रगड़ते रगड़ते आपके जो हाथ होते हैं वो गर्म आपके हो जाते हैं, गर्माहट आपकी बनती है। तो जब इसी तरह है, जब आप माचिस की तीली को, जब माचिस की जो तीली होती है, मैचस्टिक जो होती है, वो किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। तो वो क्या पकड़ लेती है? आग आपकी पकड़ लेती है। तो माचिस की मैचस्टिक जो होती है, जब वो रुक्ष पृष्ठ कैसा होता है, जो रफ आपका होता है, तो रफ इस सरफेस पर आप क्या करते हो, जब चीज़ों को रगड़ते हो माचिस की तीली को, तो वहाँ पर भी क्या होता है, आग आपकी पकड़ लेते हैं। इसी तरह आपके जो पटाखे होते हैं, तो पटाखे में जो रोलिंग वाले आपके होते हैं, जो बंदूक में डालकर आपके पटाखे चलते हैं, जब आप उसी पटाखे की जो रोल होती है उसको आप जो आपकी जो दीवार होती है उस पर रगड़ते हैं, तब भी क्या हुआ, आपके पटकते हैं। तो इसी तरह आपका मैचस्टिक आपका है, जब आप उसको रफ एरिया पे रगड़ते हो तो वो आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट आता है, आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। तो जो जार होता है वो कैसा हो जाता है, गर्म आपका हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण देख सकते हैं जिनमें घर्षण के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिसमें फ्रिक्शन के कारण हीट आपकी प्रोड्यूस होती है। अगला पॉइंट है कि वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं, रियलिटी में क्या है, जब हम कोई भी जो मशीन होता है उनका यूज़ करते हैं तो घर्षण से उत्मा जो है ऊष्मा जो होती है उसके कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो क्या होती है, वहाँ पर भी हीट के कारण जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर नष्ट आपकी होती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपाय पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें जो घर्षण है, तो जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के जो उपाय हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। तो जो फ्रिक्शन है उसको इंक्रीज और आपका जो रिड्यूसिंग आपका यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि पिछला जो अनुभाग था उसमें आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। कैसे होता है, वांछनीय आपका हो जाता है। अब है आपका नेक्स्ट यहाँ पर अगला पॉइंट में कि क्वेश्चन जो था कि क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की जो तली है वो खांचेदार क्यों है। तो जो जूतों की जो तली होती है वो खांचेदार क्यों है। तो पहला पॉइंट है कि खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं, यानी जो खांचे होते हैं वो जूतों की क्या करते हैं, जो फर्श होता है हमारा उससे क्या पकड़ बना लेता है, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं, जिसके कारण आप जब चलते हो तो गिरते नहीं हो, यानी आपकी सेफ्टी के लिए वो होते हैं। अगला पॉइंट है, इसी प्रकार क्या होता है, जो कार होते हैं, ट्रक होते हैं या फिर जो बलडोजर के टायर भी खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। जो सड़क होती है, जो रोड, तो उनकी जो पकड़ होती है वहाँ पर अच्छी बन जाती है। स्वचालित वाहनों या साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना क्या कर देता है, बंद आपका कर देता है। आपने यह भी देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी जो कबड्डी खेलते हैं उसमें अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। क्या करते हैं, जो उनके हाथ होते हैं आपने देखा होगा वो मिट्टी वहाँ पर रगड़ते हैं ताकि वे अपनी प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सके। व्यायामी या जिमनेस्ट अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण जो फ्रिक्शन होता है उसमें वृद्धि हो सके, वो ग्रोथ कर सके और अच्छी पकड़ बना सके। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, अतः
जाते क्या होता है, हम उसे कम करना चाहिए। तो वहाँ पर हमें जो वो ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर उसे हमें कम कर लेना चाहिए। अब है आपका अगला पॉइंट कि जो कैरम बोर्ड होता है, तो कैरम बोर्ड पर आप जो है महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं, जो महीन पाउडर आता है वो क्यों छिड़कते हैं। चलिए इससे पहले हम जो पिक्चर है अपनी वो देख लेते हैं कि चलिए इसमें जो डायग्राम था हमारा पहला, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो जो मैच स्टिक आपके होते हैं, जब मैच स्टिक के साइड में क्या होता है, दोनों साइड में आपका जो रुकरा ये आपका खुरदुरा सा आपको जो मिलता है यानी खुरदुरा। तो यहाँ पर क्या, जब आप मैच स्टिक को आप रगड़ते हो मैच बॉक्स के, तो तब क्या होता है आपकी जो मैच स्टिक होती है, जो माचिस की तीली होती है वो जल जाती है, आपकी क्या होती है, जल जाती है। तो ये आपका इसी तरह आपका जो टायर था यानी ये सब किसके कारण हो रहा है, घर्षण के कारण आपका हो रहा है। ये आपके जूते हैं, तो जूते जो होते हैं आपके जो खांचेदार आपके बनाए जाते हैं वो पकड़ के लिए आपके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है अगला पॉइंट, यहाँ पर जो टायर था, देखिए ये टायर है, तो टायर भी आपके खांचेदार इसीलिए बनाए जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम अपनी नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट था, यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपका कि कैरम बोर्ड जो होता है, जैसे आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो वहाँ पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हो, जो महीन पाउडर आता है, स्प्रिंकल फाइन पाउडर आता है, वो आप क्यों छिड़कते हो। तो आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्तों यानी चूल्हों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। तो दरवाजा क्या होता है, सहज ही आपका घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों की गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आपके जो गेट होते हैं वो जाम आपके हो जाते हैं, जो उनके जो कब्जे होते हैं, तो वहाँ पर आप कुछ तेल डालते हो, तो कुछ जब तेल की बूंदें वहाँ पर डाल देते हैं तो दरवाजा क्या होता है, घूमने या आपका काम करना स्टार्ट कर देता है। उसी तरह जो हमारे घरों में जो मशीनें होती है वहाँ पर क्या करते हैं, हम जो मशीनें होते हैं वहाँ पर भी जो मशीन वाला तेल आता है वो हम डालते हैं, जिससे जो हमारी मशीन जाम हो जाती है वो वर्क करना दोबारा स्टार्ट कर देती है। अब है आपका जो सभी परिस्थितियों में जितने भी सिचुएशन होते हैं, हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन होता है, उसको हम कम कर देते हैं। अब है आपका अगला पॉइंट, जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जा या भागों के बीच लगाते हैं तो वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। यानी क्या होता है, सीधे वो एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं जब हम तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट की लगाते हैं। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतर्बंधन यानी इंटरलॉकिंग का अंतर्पाशन काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है और गति सहज बन जाती है। जो गति होती है वो कैसी बन जाती है, सहज बन जाती है। अब है आपका नेक्स्ट, आपका अगला पॉइंट, चलिए इसके बाद इसमें आता है स्नेहक। तो स्नेहक होता क्या है, अब नेक्स्ट हमारा जो आया स्नेहक होता है कि स्नेहक है क्या। स्नेहक यानी जो आपको लुब्रिकेंट, स्नेहक क्या होता है यानी लुब्रिकेंट आपका होता है कि लुब्रिकेंट किसको बोला जाता है, ये होता है लुब्रिकेंट। स्नेहक या लुब्रिकेंट होता क्या है, तो पहला पॉइंट है कि घर्षण कम करने वाले पदार्थ को, जो घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम करते हैं, उन मटेरियल को लुब्रिकेंट कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग तो ना करने की सलाह दी जाती है। कुछ मशीनें ऐसी भी होती हैं जिसमें जो लुब्रिकेंट के रूप में जो हम ऑयल का यूज़ करते हैं उनको ना डालने की एडवाइस हमें दी जाती है, सलाह दी जाती है। तो वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए, वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने के लिए जो गतिशील पुर्जे होते हैं, जो मूवमेंट वाले जो पुर्जे होते हैं, पार्ट होते हैं, उनके बीच वायु की गद्दी का उपयोग होता है। जो एयर वाली जो गद्दी आती है उनका वहाँ पर यूज़ किया जाता है। एयर फ्यूजन जैसे आता है उसका वहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या हम पृष्ठों पर पालिश करके, जो पृष्ठ होते हैं, जो पार्ट होते हैं, तो उन पर पालिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं। यानी शून्य का मतलब यानी जीरो हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं होता, यानी फ्रिक्शन कभी भी पूरी तरह से आपका खत्म नहीं होगा। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता और कोई भी जो पृष्ठ होता है वो पूरी तरह क्या नहीं होगा, आपका चिकना नहीं होता है। उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती है, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज हमेशा होती हैं। अब है आपका अगला यहाँ पर कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं। जो पहिए हैं
वो घर्षण कम कर देते हैं। तो जो व्हील्स आपके लगे होते हैं तो व्हील रिड्यूस फ्रिक्शन। कैसे भाई, आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों असबाबों पर रोलर जड़े देखे होंगे। जैसे ये अटैची आपके आते हैं, यानी जो बैग आपके आते हैं, जो लगेज वगैरह आते हैं, तो उन पर क्या होता है, आपके टायर लगे होते हैं। जो भारी सामानों पर जो रोलर आपके जड़े देखे होंगे आपने। तो इसके बाद क्वेश्चन है कि ऐसे सामानों पर कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है, ऐसा क्यों होता है, आइए पता लगाए। यानी जब उन लगेज पर क्या होता है, आपका जो टायर आपके लगे होते हैं, तो टायर लगे होने के कारण जो छोटा बच्चा होता है वो भी उसको खींच लेता है। तो ये कौन सा, ये आपका जो लोटन घर्षण होता है वो कम कर देता है। तो यहाँ पर आपका जो लोटन घर्षण होता है वो इसको कम कर देता है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले कि कैसे, चलिए इसमें जो बैग आपके होते हैं वो किस तरह के आपके होते हैं। देखिए इस तरह का बैग आपने देखा होगा, आपके घरों में भी होगा, जिस पर टायर जो होते हैं टायर आपके लगे होते हैं, ये लगेज बैग। तो इसको हम खींच लेते हैं, यानी खींचने के बाद तो इस पर जो आपका जो फ्रिक्शन होता है, जो ये आपका होता है रोलिंग, जो रोलिंग यानी ये घूमता है, तो रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन, तो लोटन घर्षण यहाँ पर आपका कम कर देता है। अब आपका चलिए नेक्स्ट, इसमें एक एक्सपेरिमेंट आपका है। एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें बताई गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि ऐसे सामान्य को, जो ऐसे सामान होते हैं उनको कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है, ऐसा क्यों होता है। तो पहला पॉइंट है कि बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल आपको लेनी है। कैसी, जो बेलनाकार आकृति की होती है, शेप में आपके होते हैं, कुछ पेंसिल आपको लेनी है। इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर आपको रखना है, समांतर आपको ये रखनी है। इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक फिर आप रख देनी है, यानी इनके ऊपर कोई भी जो मोटी बुक होती है वो आपको रखने लिए है। अब पुस्तक को आपको धकेलना है, फिर क्या करना है, जो पुस्तक है उसको आपको धकेलना है। आप यह पाएगी कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। जब पुस्तक में मोशन आएगा, मूवमेंट आपका आता है, उस टाइम पर जो पेंसिल होगी वो आपकी लुढ़क जाएगी। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं। कौन सी, यानी रोलिंग फ्रिक्शन इसको बोला जाता है। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया। क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्टे लगकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखा है। तो अब आता है लोटनिक घर्षण क्या होता है। जो रोलिंग फ्रिक्शन है तो इसमें अब है आपका, चलिए इसमें जो लोटनिक घर्षण है वो होता क्या है। चलिए सबसे पहले जब एक वस्तु को, कोई भी एक वस्तु आपकी होती है, तो एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति, जो उसकी गति होती है, उसका जो मूवमेंट होता है, मोशन होता है, उसके प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो उसका जो प्रतिरोध होता है उसी को लोटनिक घर्षण आपका बोला जाता है। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। तो इसके ये आपका यही रीज़न है कि जो रोलर होता है वो जड़ा सामान खींचने में सुविधाजनक होता है, तभी जो लगेज आपके होते हैं जिसमें टायर आपके, यानी इजीली आप उसको खींच कर ले जाते हैं। अब है आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन बना, क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महान 10 खोजों में क्यों गिना जाता है। क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तो लोटनिक जो घर्षण होता है वो सर्पी जो घर्षण होता है, यानी स्लाइडिंग, सर्पी घर्षण को कौन सा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम आपका होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। अब है आपका नेक्स्ट, आपका यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि छत के पंखों, जो छत के आपके पंखे होते हैं, रूफ फैन जो आपके होते हैं, तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि यानी हब के बीच बॉल बेरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण होता है, एग्जाम्पल आपके होते हैं, जो बेरिंग आपका लगा होता है। अब आपका नेक्स्ट आता है तरल घर्षण। जो घर्षण होता है, तो बॉल बेरिंग होता कैसा है, वो दिखता कैसे है, चलिए इसकी भी पिक्चर हम देख लेते हैं। पहले देखिए इस तरह का आपका ये बॉल बेरिंग होता है, ये आपने देखा होगा। तो इसी तरह ये आपका ऊपर किस तरह आपका दिखाई देता है, ये रहा, ये मोटर वगैरह में आपका होता है। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट आपका आता है बॉल बेरिंग रिड्यूस या आपका फ्रिक्शन करता है। नेक्स्ट आता है फ्लूइड फ्रिक्शन। अब है तरल घर्षण यानी फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्या है। फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है तरल घर्षण। जो तरल घर्षण होता है यानी फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन है क्या, तो फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्या है। पहला पॉइंट आता है कि आप पहले ही जानते हैं कि जो वायु होती है वो अत्यंत हल्की तथा विरल होती है। कैसी होती है, जो एयर होती है वो लाइट होती है और थिन होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगता है। तो कैसा, यानी वायु घर्षण बल इस पर आपका लगता है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है, जो जल होता है या अन्य जो लिक्विड में आपका होता है, इनसे होकर जो गति करता है यानी जो मोशन होता है, मूवमेंट आपका करता है, तो वस्तुओं पर क्या होता है, घर्षण बल लगाते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है वहां पर आपका फ्रिक्शन फोर्स लगता है। विज्ञान में गैसों तथा द्रव्यों को एक ही नाम तरल दिया गया है। जो विज्ञान है उसमें गैस हो या फिर आपका जो लिक्विड आपका होता है, द्रव आपका होता है, उनको एक ही नाम यहाँ पर दिया गया है, उसे तरल आपका दिया गया है, यानी फ्लूइड आपका दिया गया है। नाम क्या दिया गया है, फ्लूइड आपका दिया गया है। अब आता है नेक्स्ट आपका, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगता है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, यानी जो गैस और द्रव दोनों को यहाँ पर तरल कहा गया है, फ्लूइड आपका कहा गया है, तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि जो तरल होता है, जो फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड इनसे होकर क्या करता है, गति करने वाली जो वस्तुएं होती हैं, जो गति कर रही है, जो ऑब्जेक्ट आपका गति करता है, मूवमेंट आपका करता है, वहाँ पर आपका क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स आपका लगता है, घर्षण बल लगाते हैं। तो तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को घर्षण भी कहते हैं। क्या बोला जाता है, घर्षण भी आपका बोला जाता है। तो तरल के द्वारा यानी जो तरल है, फ्लूइड के द्वारा जो घर्षण बल यानी फ्लूइड के द्वारा जो लगाया गया जो घर्षण बल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स आपका होता है, उसे हम घर्षण यानी ड्रैग भी आप क्या बोल, घर्षण को बोला जाता है ड्रैग, तो उसको हम ड्रैग भी कह सकते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति, जो घर्षण बल होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो आकृति होती है, जो शेप होती है, या फ्लूइड की जो नेचर होता है, जो फ्लूइड का, उस पर भी डिपेंड आपका करेगा। तो फ्लूइड की जो नेचर होता है, जो प्रकृति है, उस पर भी वो डिपेंड आपका करता है। इसके साथ साथ है कि स्पष्ट ये है कि जब वस्तुएं होते हैं, जो ऑब्जेक्ट आपका होता है, वो किसी तरल में गति करता है, फ्लूइड में जब मोशन करता है, तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। तो घर्षण बल पर पार उसे पाना होता है। अब आता है नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है, इस प्रक्रिया में ये जो प्रोसेस हमने देखा, इसमें उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। तो उनकी ऊर्जा का क्या हुआ, यहाँ पर क्षय होता है, और अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किया जाता है। जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन होता है, उसका कम से कम करने के लिए वहाँ पर ट्राई किया जाता है। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती है। जो वस्तुएं होती है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको स्पेशल जो आकृति होती है, जो शेप वहाँ पर दी जाती है। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं। तो पहला पॉइंट है कि वास्तव यानी रियलिटी में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलता है। जो नेचर है वहाँ से साइंटिस्ट को ये संकेत मिले। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। जो पक्षी होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, वो कहाँ यानी तरल में गति करते हैं, फ्लूइड में आपके गति करते हैं, मोशन करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा, उनका जो शरीर जो डेवलपमेंट होता है वो इस तरह होता है कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी एनर्जी जो होती है, जो ऊर्जा है, उसका क्षय यथासंभव कम हो। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में भी अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक आपको देखना है। जो हवाई जहाज वाले आपको जो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, तो इसमें क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं। वास्तव में सभी वाहनों, जितने भी जो वाहन आपके होते हैं, उनके डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। जो तरल घर्षण होता है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन आपका होता है, वो कम हो जाए। चलिए, ये आपका चैप्टर था फ्रिक्शन वाला। तो घर्षण जो आपका है, तो छोटा सा आपका चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।